तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि इंडिया के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है, जिसके बदले लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इसमें जान का जोखिम भी है। अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं, जिसका पीछा कुछ पुलिस की गाड़ियां भी कर रही होती है। तभी फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की धांसू एंट्री होती है, जिसका नाम होता है पुष्पा। पुष्पा उन पुलिस वालों को 10,000 रुपए की रिश्वत देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। तो वह रकम बढ़ाकर 50,000 कर देता है, पर फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो पुष्पा उन्हें 1,00,000 रुपए देने के लिए राजी हो जाता है, पर फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते। तो पुष्पा कहता है कि वह सब पुलिस वालों को 1,00,000 रुपए देगा। ये कहते ही पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं और पुष्पा सबको 1,00,000 रुपए दे देता है और छूट जाता है। अब फिल्म में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पुष्पा एक किसान होता है और पैसों के लिए वह कहीं भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ में उसका एक दोस्त होता है, जिसका नाम केशव होता है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह एक रिस्की काम कर जाता है। वहां उसे 1,000 रुपए दिन के मिलने वाले थे, जिसमें उसे वहां से उसी लाल चंदन की लकड़ी को काट के गैर कानूनी तरीके से लेके आना था। इसमें अगर वह पुलिस के हाथ लग जाता है तो जान का खतरा भी था। तब एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम गोविंद होता है और वो ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। पुलिस वालों की आवाज सुनकर मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन गोविंद वहां पहुंचता है तब तक पुष्पा ने एक प्लान बना लिया था और गोविंद को वहां किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है। तो वह पुष्पा को डराने धमकाने लगता है, लेकिन पुष्पा उन्हें कहता है, तुम ठहरे 4-5 पुलिस वाले और हम 60 मजदूर लोग हैं, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। अब बात ये आती है कि आखिरकार पुष्पा ने वो लकड़ियां कहाँ छुपाई थी। थोड़ी देर में पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियां हैं, उन्हीं पेड़ पर उसने वो लकड़ियां छुपा दी थी। फिर काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और गोविंद कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे। लेकिन फिर एक दिन वह अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहां हमला करने के लिए आ जाता है। इसलिए पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें वहां सिर्फ पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं मिलता है। तो वह उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो पुष्पा की खूब ठुकाई करते हैं, लेकिन वो ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वैसे पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं होती, लेकिन एक ही बात पर वह चुप हो जाता है जब उसके पिताजी की बात आती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो आदमी भी उससे बहुत प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ। लेकिन उन दोनों की कभी भी शादी नहीं हुई, इसलिए पुष्पा को सभी नाजायज ही समझते थे। अगले सीन में हम एक वैन को देखते हैं, जहां हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। पहला आदमी होता है जोली रेड्डी, जिसे शबाब और कबाब के अलावा कुछ नहीं दिखता। दूसरा आदमी है जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और ये पूरा बिजनेस संभालता है। तीसरा आदमी है कोंडा रेड्डी, जो इन दोनों का बड़ा भाई है और इस गैंग का लीडर भी होता है। पुष्पा ने जो लकड़ियां छिपाई वो इन्हीं की होती है और पुष्पा इन्हीं के लिए काम करता है। जब उन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस वालों की खूब ठुकाई के बाद भी मुंह नहीं खोला, तो वो उसे मिलने के लिए आते हैं और पुष्पा से उस ट्रक के बारे में पूछते हैं। तो पुष्पा इसके बदले में उनसे 5,00,000 रुपए मांगता है और कोंडा गैंग भी 5,00,000 रुपए देने के लिए राजी हो जाता है और उन लकड़ियों के बदले में पुष्पा को 5,00,000 रुपए दे देता है और पुष्पा उन पैसों से एक नई वैन खरीदता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने ही आदमियों पर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस वालों के हाथ लगने लगी थी। तब पुष्पा उन्हें एक प्लान बताता है और कहता है, अगर आप मेरे प्लान अनुसार चलते हो तो आपकी लकड़ियां कभी भी कोई नहीं पकड़ सकता। तो कोंडा उसका प्लान सुनता है और लकड़ियों का सारा काम पुष्पा को सौंप देता है। पुष्पा अपना काम चालू करता है और दूध के टैंकर में लकड़ियां डालकर चेक पॉइंट पार करता है और गोविंद भी उन्हें नहीं पकड़ पाता है। अगले सीन में एंट्री होती है सिरवली की, जो उस गांव में रहती है। उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पुष्पा पूरा दिन सिरवली के पीछे पड़ा रहता है पर वह उसे कोई भी भाव नहीं देती। फिर एक दिन सिरवली अपनी फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाती है जहाँ उनके पास थोड़े पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उनके पास कटलेट जाता है और कहता है, ये 1000 रुपए रखो, लेकिन इनके बदले तुम्हें एक बार पुष्पा को हंस के देखना होगा। और सिरवली मान भी जाती है। अगले सीन में सिरोली एक मंदिर के पास पुष्पा को मुस्कुरा के देखते हुए नजर आ रही होती है और पुष्पा भी बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने उसके पास चला जाता है। तब बातों बातों में उसे कटलेट के 1000 रुपए देने वाली बात का पता चलता है, तो वह कटलेट की खूब धुलाई करता है। अगले सीन में एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मंगल सीनू और पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के अंडर ही काम करती है। मंगल सीनू कोंडा रेड्डी को बोलता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है तो वह यहीं अपनी लकड़ियां रखेगा, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत है जो इनकी हिफाजत कर सके। और कोंडा की नजर में पुष्पा से बेहतर इस काम के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। फिर कुछ दिनों के बाद इस अड्डे की खबर पुलिस को लग जाती है, तो पुष्पा इन लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और पुलिस को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो लकड़ियां थी वो तैरती हुई डैम के पास पहुंच जाती है और कटलेट उस डैम को बंद कर देता है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात करता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं। वह 1 टन लकड़ियों के लिए हमें 25 लाख रुपए देता है और यही लकड़ियां चेन्नई ले जाकर वह 1 करोड़ रुपए कमाता है। उसे कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो देने चाहिए। तो कोंडा कहता है, तू खुद जाके मंगल सिंह से बात कर ले, अगर वह मान जाता है तो आधा तेरा आधा मेरा। फिर पुष्पा अगले सीन में मंगल सीनू को बोलता है कि या तो हमें 50 लाख रुपए दो या हम डायरेक्ट ये लकड़ियां चेन्नई बेच देंगे। तो मंगल सिंह से कहता है कि चेन्नई पहुंचाने के लिए 15 चेक पॉइंट पार करने पड़ते हैं भैया, इसलिए बहुत सारा पैसा पुलिस वालों को भी खिलाना पड़ता है। तो पुष्पा बोलता है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मंगल सीनू उससे मना कर देता है। तो पुष्पा उन्हीं के फोन से तुरंत ही चेन्नई मुर्गना को फोन कर देता है और उसे लाल चंदन की लकड़ियां खरीदने का ऑफर देता है। फिर मंगल सीनू पुष्पा को मारने की कोशिश करता है पर पुष्पा सबको धो डालता है। अगले सीन में पुष्पा चेन्नई जाकर मुर्गन से डायरेक्ट लकड़ियां सप्लाई करने की बात करता है। फिर वह कोंडा को फोन करके ये सब बताता है। तो पहले तो कोंडा गुस्सा करता है, लेकिन फिर 25 लाख की जगह 1 करोड़ की कमाई की बात से भैया कौन टाल सकता है, तो वो भी राजी हो जाता है। अगले सीन में सरवली के फादर को जोली रेड्डी पकड़ लेता है क्योंकि वह उनकी कुछ बातें लीक कर देता है। साथ में वह सरवली को भी उठा लेता है और एक रात साथ बिताने के बाद उसके बाप को छोड़ने की बात करता है। और ये बात भैया सुन के कौन सा हीरो चुप बैठने वाला होता है। ये बात सरवली पुष्पा को बताती है और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, और इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती है भैया। फिर पुष्पा जोली रेड्डी को खूब धोता है और उसे बोलने की हालत में भी नहीं छोड़ता, इसलिए कोंडा रेड्डी को ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये किसने किया। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट इस बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता, और कोंडा रेड्डी ये सारी बात सुन लेता है और वहीं पुष्पा को बंदी बनाकर चेहरा भी ढक देता है। फिर वह इसे गोली से मारने ही वाला होता है,
लेकिन तभी कोई कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है और वो वही ढेर हो जाता है। दरअसल वो गोली मारने वाला मंगल सिंह का साला था। अगले सीन में हमें इस फिल्म की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पुष्पा सभी को मार देता है लेकिन जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर होता है। ये बात जब मंगल सिंह को पता चलती है कि उसका साला भी मर चुका है तो वह गुस्से में पागल हो जाता है और एमएलए से मीटिंग करता है। तो पुष्पा एमएलए को बताता है कि सारी गलती मंगल सिंह की है, वह लकड़ियों की हमें कम कीमत देता है जबकि इनकी कीमत करोड़ों में है। तो एमएलए पुष्पा को लीडर बना देता है और कहता है कि अब से सारा काम पुष्पा के अंडर ही होगा। और फिर सारा काम जोरों शोरों से चलने लगा। इंडिया के हर कोने में लकड़ियां सप्लाई होने लगी और पुष्पा इतना बड़ा आदमी बन चुका था कि उसकी टक्कर में कोई था ही नहीं। लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि जाना माना पुलिस वाला होता है, जो ऐसे कई क्रिमिनल्स को ठिकाने लगा चुका था। और फिर वो दिन भी आ गया जब पुष्पा और सिरवली की शादी होने वाली थी और पुष्पा नए एसीपी को शादी का कार्ड देने जाता है और साथ में 1 करोड़ रुपए भी देता है और कहता है कि हर महीने 1 करोड़ आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन एसपी भंवर सिंह पुष्पा की खूब बेइज्जती करता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह की सारी बात मानने लगता है, जैसे कि वो भंवर सिंह की कठपुतली या कुत्ता हो गया हो। फिर पुष्पा की शादी के दिन वो गायब था। फिर पता चलता है कि वो भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा था, दोनों काफी खुश भी थे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात याद करवाता है और बोलता है, पुलिस स्टेशन में जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी वो मैं अभी तक नहीं भूला। मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मेरी माँ खुश थी और मेरी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी, माँ की नहीं पुष्पा की। अब आज के बाद से तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचेगा और तेरी वर्दी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और भंवर सिंह के कपड़े भी वो उतार देता है, साथ ही अपने कपड़े भी उतार देता है और बोलता है, ऐसे ही अगर पब्लिक के सामने जाएं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तेरे आगे कुत्ता भी नहीं झुकेगा। अब भंवर सिंह भी गुस्से में लाल टमाटर हो जाता है और घर जाकर सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोट जलाता है। और फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और सरवली की शादी होते हुए देखते हैं और यहीं पर पुष्पा मूवी का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं कुछ नया हूं तो हो सकता है कुछ गलती हुई है तो माफ करें, पर अपने भाई को सपोर्ट करें।